नमस्कार। आज हम इतिहास के उस सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर गहराई से बात करेंगे जो 2026 में पूरी दुनिया पूछ रही है। क्या अमेरिका वही रास्ता अपना रहा है जिस पर 1956 में ब्रिटेन चला था? और उस रास्ते का अंजाम क्या हुआ था? एक तरफ है 1956 का स्वेज संकट, जब ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने मिलकर मिस्र पर हमला किया, और कुछ ही हफ्तों में पूरी दुनिया ने देखा कि ब्रिटिश साम्राज्य, जो कभी धरती के 1/4 हिस्से पर राज करता था, वो असल में कितना खोखला हो चुका था। दूसरी तरफ है 2026 का होर्मुज़ तनाव, जब अमेरिका और इजराइल के संयुक्त ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बाद ईरान ने होर्मुज़ जलडमरू मध्य को बंद कर दिया और दुनिया के 20% तेल की आपूर्ति रुक गई। ये कोई संयोग नहीं है, ये इतिहास का एक परिचित पैटर्न है। साम्राज्य उठते हैं, फैलते हैं और फिर अपनी ही गलतियों से गिरते हैं। ये एक रणनीतिक विश्लेषण है, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और शक्ति का। आइए शुरू करते हैं। इतिहास से जो साम्राज्य शिक्षा नहीं लेते, उनका पतन अनिवार्य है। ये सिर्फ एक उद्धरण नहीं है, ये इतिहास का सबसे कठोर सत्य है। जुलाई 1956 में मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर ने एक ऐतिहासिक फैसला किया। उन्होंने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। वो नहर जो दशकों से ब्रिटेन और फ्रांसीसी साम्राज्य की आर्थिक और रणनीतिक शक्ति की धुरी थी, उस एक हस्ताक्षर ने सदियों पुराने ब्रिटिश और फ्रांसीसी साम्राज्य की नींव हिला दी। ब्रिटेन ने सोचा, ये तो एक छोटा सा देश है, हम इसे कुछ हफ्तों में झुका देंगे। लेकिन कुछ ही महीनों में ब्रिटेन खुद झुक गया, अमेरिका के दबाव में, आर्थिक संकट में और दुनिया भर की निंदा के बीच। और आज 70 साल बाद ईरान और मध्य पूर्व का संकट अमेरिकी साम्राज्य के सामने वही चुनौती पेश कर रहा है। इतिहासकार एल्फ्रेड मकॉय कहते हैं कि जिस तरह नासिर ने 1956 में सैन्य रूप से हारते हुए भी कूटनीतिक जीत हासिल की, उसी तरह ईरान आज वही खेल खेल रहा है। सवाल ये नहीं है कि क्या इतिहास दोहराया जाएगा, सवाल ये है कि क्या हम इसे पहचान सकते हैं इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अक्टूबर 1956, ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने मिलकर ऑपरेशन मस्कटियर की योजना बनाई। 1,75,000 सैनिक, 6 विमानवाहक युद्धपोत और यूरोप की सबसे बड़ी युद्धकालीन नौसैनिक तैनाती। पहले हफ्ते में ऐसा लगा कि मिस्र का कोई भविष्य नहीं। मिस्री वायुसेना तबाह हो गई। सिनाई में इजराइल ने मिस्री टैंकों को रेत में दफन कर दिया। नासिर सैन्य रूप से लगभग निहत्थे हो चुके थे। लेकिन तब नासिर ने वो चाल चली जो इतिहास में दर्ज हो गई। उन्होंने पुराने जहाज़ों को पत्थर और मिट्टी से भरकर स्वेज नहर के उत्तरी मुहाने पर डुबो दिया। कुल 40 जहाज़। बस इतने से काम हो गया। नहर बंद, यूरोप की तेल लाइफलाइन कट गई। परिणाम तत्काल और भीषण थे। यूरोप में तेल की आपूर्ति 1.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन गिर गई। शिपिंग लागत 500% बढ़ गई। वैश्विक व्यापार चरमरा गया। ब्रिटेन में घर पर पेट्रोल राशनिंग लागू करनी पड़ी। और जब ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेना नहर किनारे पहुंची, तब उन्हें एहसास हुआ, जीत कर भी वे हार चुके थे, क्योंकि भूगोल ने उनके हथियारों से बड़ा हथियार नासिर को दे दिया था। ये इतिहास की वो सबसे बड़ी सीख है कि सैन्य बल हमेशा रणनीतिक चोक पॉइंट्स को नहीं जीत सकता। अब आइए वर्तमान पर आते हैं। होर्मुज़ जलडमरू मध्य, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाला ये संकरा जलमार्ग मुश्किल से 33 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन इसी से दुनिया का 20% कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस गुजरती है। जापान अपनी 75% तेल ज़रूरत इसी से पूरी करता है, दक्षिण कोरिया 60% और भारत अपनी आधी क्रूड आपूर्ति। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल के संयुक्त ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बाद ईरान ने सैन्य ठिकानों, परमाणु स्थलों पर हमला किया और सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या कर दी। ईरान का जवाब तत्काल था। ईरान के शाहिद ड्रोन्स ने होर्मुज़ में 5 मालवाहक जहाज़ों पर हमले किए। IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने जलडमरू मध्य को बंद घोषित कर दिया। खाड़ी से टैंकर रवानगी 90% से अधिक गिर गई। कतर के वे रिफाइनरी बंद हो गए जो दुनिया की 20% LNG यानी द्रवीकृत प्राकृतिक गैस का उत्पादन करते थे। एशिया में गैस की कीमतें 91% उछल गई। तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से ऊपर चली गई। ईरान की रणनीति बिल्कुल वैसी ही है जैसी 1956 में नासिर की थी। इस चोक पॉइंट का नियंत्रण जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बंधक बना सकता है। और अमेरिका की चुनौती भी वही है, सैन्य शक्ति होने के बावजूद सीधे युद्ध से वैश्विक अर्थव्यवस्था के ढहने का खतरा। इतिहास में एक दिलचस्प विडंबना है।
1956 में यही अमेरिका था जिसने ब्रिटेन के खिलाफ आर्थिक हथियार चलाए। राष्ट्रपति आइजनहावर ने ब्रिटेन का $561 मिलियन का IMF स्टैंड बाय क्रेडिट रोक दिया। साथ ही $600 मिलियन का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक लोन भी ब्लॉक कर दिया और धमकी दी कि यदि ब्रिटेन नहीं रुका तो वो अपने $3.75 अरब के ब्रिटिश बॉन्ड बाजार में बेच देगा, जिससे पाउंड स्टर्लिंग की कीमत धराशायी हो जाती। नतीजा भयावह था। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने एक ही हफ्ते में $102 मिलियन खो दिए। नवंबर 1956 में ब्रिटेन के कुल विदेशी मुद्रा भंडार से $200 मिलियन से अधिक एक ही महीने में निकल गए। चांसलर हैरोल्ड मैकमिलन ने प्रधानमंत्री ईडन को साफ बताया, अगर ये जारी रहा तो ब्रिटेन कुछ ही हफ्तों में खाने और ऊर्जा का आयात करने में असमर्थ हो जाएगा, साम्राज्य दिवालिया हो जाएगा। और अब 2026 में अमेरिका खुद स्विफ्ट से बहिष्कार और डॉलर प्रतिबंधों को आक्रामक रूप से हथियार बना रहा है, लेकिन इसका उल्टा असर हो रहा है। जिन देशों को अमेरिका ने बार बार प्रतिबंधों से डराया, वे सब मिलकर डॉलर से बाहर निकलने के रास्ते बना रहे हैं। ब्रिक्स पे, डिजिटल युआन, रुपया रियाल व्यापार, ये सब उसी प्रतिक्रिया का नतीजा है। जो हथियार 1956 में अमेरिका ने ब्रिटेन के खिलाफ चलाया था, आज वही हथियार अमेरिका के खिलाफ पलट रहा है। 1956 में एक बड़ा भूकंप आया था। जब ब्रिटेन अपने घुटनों पर आया तो दुनिया ने देखा कि पाउंड स्टर्लिंग, जो कभी वैश्विक व्यापार की रीढ़ थी, अब केवल एक कमजोर राष्ट्रीय मुद्रा बनकर रह गई है। उसकी जगह डॉलर ने ली और उस दिन से अमेरिका को एक असाधारण विशेषाधिकार मिला। वो अपनी ही मुद्रा में कर्ज लेकर दुनिया पर राज कर सकता था। लेकिन अब वो युग भी समाप्त होने की ओर है। साल 2000 में डॉलर की वैश्विक विदेशी भंडार में हिस्सेदारी 71% थी। आज ये घटकर लगभग 58% रह गई है और गिरावट जारी है। अरब देश, जो दशकों से पेट्रो डॉलर की व्यवस्था के खंभे थे, अब तेल व्यापार के लिए अन्य मुद्राओं में लेन देन का विकल्प खुला रख रहे हैं। सऊदी अरब ने चीन के साथ युआन में तेल सौदे किए। हॉर्मुज संकट ने इस प्रक्रिया को और तेज कर दिया है। जब तेल की कीमत $100 से ऊपर जाती है तो अमेरिका के भीतर भी पेट्रोल महंगा होता है, महंगाई बढ़ती है और आम नागरिक परेशान होता है। डॉलर की शक्ति का एक बड़ा स्तंभ था पेट्रो डॉलर व्यवस्था, जिसमें दुनिया का सारा तेल डॉलर में बिकता था। वो स्तंभ अब दरक रहा है। जैसे पाउंड स्टर्लिंग का पतन एक दिन में नहीं हुआ था, बल्कि धीरे धीरे दशकों में हुआ था, वैसे ही डॉलर का एकाधिकार भी एक दिन में नहीं टूटेगा, लेकिन टूट रहा है। और हॉर्मुज संकट उस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इतिहास में साम्राज्यों के पतन का सबसे आम कारण क्या है? युद्ध में हार? नहीं, बल्कि वो क्षण जब साम्राज्य अपनी वास्तविक शक्ति से अधिक फैल जाता है, जब उसकी महत्वाकांक्षा उसकी क्षमता से बड़ी हो जाती है। 1956 में ब्रिटेन की स्थिति देखिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन पर 27 अरब पाउंड का कर्ज था, आज के हिसाब से लगभग $1 ट्रिलियन। घर पर पेट्रोल राशनिंग थी, प्रति माह केवल 90 किलोमीटर। अर्थव्यवस्था चरमराई हुई थी और इसके बावजूद ब्रिटेन ने मिस्र पर हमला करने के लिए नौसैनिक बेड़ा भेज दिया। ये अहंकार था, वो अहंकार जो ये स्वीकार नहीं कर सका कि ब्रिटेन अब वो साम्राज्य नहीं रहा जो कभी था। और आज 2026 में अमेरिका राष्ट्रीय ऋण 35 से 39 ट्रिलियन डॉलर के बीच है। घरेलू बुनियादी ढांचा जर्जर है और अमेरिका एक साथ 4 मोर्चों पर सैन्य प्रतिबद्धताएं निभा रहा है। यूक्रेन, इजराइल, गाजा, ताइवान, जलडमरू मध्य और अब ईरान। हर मोर्चे पर अरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं। मिडिल ईस्ट आई लिखता है, लाइक ब्रिटेन बिफोर इट, द यूनाइटेड स्टेट्स कमांड्स अनमैच्ड मिलिट्री रीच बट इज स्ट्रेच थिन। यानी अमेरिका की सैन्य पहुंच बेमिसाल है, लेकिन वो इतने मोर्चों पर इतना पतला फैल चुका है कि टूटने का खतरा बढ़ता जा रहा है। इतिहास यही कहता है कि जब महत्वाकांक्षा क्षमता से आगे निकल जाए तो पतन सुनिश्चित होता है। किसी भी महाशक्ति की असली ताकत केवल उसकी सेना या अर्थव्यवस्था नहीं होती, उसकी असली ताकत होती है नैतिक वैधता, यानी दुनिया का ये विश्वास कि ये देश सही काम करता है, न्यायपूर्ण है और उस पर भरोसा किया जा सकता है। 1956 में ब्रिटेन ने ये वैधता खो दी। जब ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने मिस्र पर हमला किया तो संयुक्त राष्ट्र में एक अभूतपूर्व दृश्य देखने को मिला। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों एक साथ ब्रिटेन और फ्रांस की निंदा करने के लिए खड़े हो गए। एशिया और अफ्रीका के उभरते राष्ट्रों की नज़र में ब्रिटेन अब एक सभ्य महाशक्ति नहीं, बल्कि एक औपनिवेशिक दादागिरी करने वाला देश था। उस रात ब्रिटेन की ग्लोबल इमेज रातों रात ध्वस्त हो गई। और आज 2026 में अमेरिका गाजा में इजराइल के समर्थन के कारण, जो अब तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुका है, ग्लोबल साउथ की नज़र में नैतिक रूप से दिवालिया हो चुका है।
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) ने इजरायली नेताओं के खिलाफ वारंट जारी किए, लेकिन अमेरिका ने आईसीसी पर ही प्रतिबंध लगा दिए। जो देश नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का सबसे बड़ा उपदेशक था, वही आज उस व्यवस्था के नियम तोड़ रहा है। दुनिया ये देख रही है, और जब दुनिया देख लेती है तो नैतिक वैधता कभी वापस नहीं आती। जब कोई महाशक्ति अपने सहयोगियों को धोखा देती है या उनकी अनदेखी करती है, तो वे धीरे धीरे उसकी छतरी से बाहर निकलने लगते हैं। यही 1956 में हुआ और यही 2026 में हो रहा है। 1956 में फ्रांस और ब्रिटेन एक साथ मिस्र गए थे, लेकिन अमेरिका ने ब्रिटेन को तो आर्थिक दबाव में झुका दिया, मगर फ्रांस को लेकर उसने अलग रवैया अपनाया। फ्रांस को उस पूरे प्रकरण में गहरा धक्का लगा। राष्ट्रपति चार्ल्स डगॉल ने यह सबक सीखा कि फ्रांस को किसी पर, यहां तक कि अमेरिका पर, आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। परिणाम, फ्रांस ने अपना स्वतंत्र परमाणु हथियार कार्यक्रम विकसित किया और 1966 में नेटो की सैन्य संरचना से बाहर निकल गया। आज 2026 में यूरोप के कई देश, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, अमेरिका की अनिश्चित नीतियों को देखकर सामरिक स्वायत्तता की ओर बढ़ रहे हैं। नेटो के भीतर यह सवाल खुलकर उठ रहा है कि अगर अमेरिका ट्रंप के नेतृत्व में नेटो आर्टिकल 5 के प्रति संदेह पैदा करे, तो हम अपनी रक्षा खुद कैसे करें? अमेरिका का नेटो से कोई संबंध रद्द नहीं हुआ है, लेकिन जो अटूट विश्वास कभी था, वो टूट रहा है। और जब मित्र राष्ट्र अपने आप अपनी रक्षा का प्रबंध करने लगते हैं, तो महाशक्ति का प्रभाव क्षेत्र सिकुड़ने लगता है। हर साम्राज्य का पतन एक जैसा नहीं होता। 1956 में ब्रिटिश साम्राज्य का पतन एक तेज अचानक झटके की तरह था, जैसे ताश के पत्तों का महल, एक पत्ता हटाओ और सब ढह जाए। अक्टूबर 1956 में युद्ध शुरू हुआ, नवंबर में युद्ध विराम हुआ, जनवरी 1957 में प्रधानमंत्री ईडन ने इस्तीफा दे दिया और दुनिया को महीनों में समझ आ गया, ब्रिटिश साम्राज्य अब अतीत की बात है। इसके बाद के दशकों में ब्रिटेन ने एक एक कर अपने उपनिवेश छोड़ दिए, लेकिन 2026 में अमेरिकी पतन की प्रकृति बिल्कुल अलग है। ये दीमक लगे हुए लकड़ी के घर की तरह है। बाहर से घर मजबूत दिखता है, दीवारें खली हैं, छत है, खिड़कियां हैं, लेकिन अंदर से दीमक धीरे धीरे सब कुछ खा रही है। जब तक आपको पता चलेगा, तब तक घर गिरने लायक हो चुका होगा। अमेरिका का ऋण, डॉलर का क्षय, सहयोगियों का मोहभंग, नैतिक वैधता की हानि, ये सब एक साथ धीरे धीरे काम कर रहे हैं। कोई एक घटना नहीं है जो अमेरिकी साम्राज्य के पतन का दिन घोषित करे, लेकिन जब इतिहासकार पीछे मुड़कर देखेंगे तो शायद 2026 को वही वर्ष कहा जाए जब पतन की घड़ी को सबने पहली बार साफ साफ सुना। कोई भी साम्राज्य, चाहे वो रोम हो, ब्रिटेन हो या अमेरिका, 3 स्तंभों पर खड़ा होता है। पहला स्तंभ है सैन्य क्षमता, हथियारों और सेना की ताकत। ये वो ताकत है जो दुनिया को आपसे डराती है और आपके शब्दों को बल देती है। दूसरा स्तंभ है आर्थिक स्थिरता, मजबूत मुद्रा, नियंत्रण योग्य ऋण और वैश्विक वित्तीय व्यवस्था पर पकड़। ये वो ताकत है जो आपको बिना युद्ध के भी दुनिया पर प्रभाव डालने देती है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है नैतिक वैधता, वैश्विक न्याय और सहयोगियों का अटूट विश्वास। ये वो ताकत है जो आपको अकेले नहीं लड़ने देती, दुनिया आपके साथ आती है। जब ये तीनों मिलते हैं तो एक स्थिर महाशक्ति बनती है। 1956 में ब्रिटेन ने दूसरा और तीसरा स्तंभ खो दिया, इसीलिए वो गिरा, हालांकि सैन्य रूप से वो अभी भी शक्तिशाली था। आज 2026 में अमेरिका के पास पहला स्तंभ सैन्य क्षमता अभी भी है, लेकिन दूसरा और तीसरा स्तंभ आर्थिक स्थिरता और नैतिक वैधता तेजी से कमजोर हो रहे हैं। और इतिहास यही कहता है कि केवल हथियारों के बल पर कोई साम्राज्य खड़ा नहीं रह सकता। 1945 से 1991 तक दुनिया द्विध्रुवीय थी। अमेरिका बनाम सोवियत संघ। फिर 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद दुनिया एक ध्रुवीय हो गई, अमेरिकी वर्चस्व का पैक्स अमेरिकाना, यानी अमेरिकी शांति का योग। लेकिन पिछले 70 वर्षों से जो दुनिया को सिस्टम दिखाया गया था, वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। 1956 में जब ब्रिटेन गिरा तो अमेरिका पहले से तैयार था उसकी जगह लेने के लिए। अमेरिका के पास उस समय दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, मजबूत डॉलर था और नैतिक वैधता भी थी, क्योंकि उसने खुद ब्रिटेन को रोका था। आज 2026 में जब अमेरिका कमजोर पड़ रहा है तो चीन वो तैयारी कर रहा है जो 1956 में अमेरिका ने की थी। दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए वैश्विक बुनियादी ढांचे में निवेश और डिजिटल युआन के जरिए वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्था, ये सब उसी तैयारी के हिस्से हैं। हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां कोई एक देश दुनिया का विश्व पुलिसमैन नहीं होगा, वैश्विक शक्ति विकेंद्रीकृत होगी। ये अस्थिरता लाएगा, लेकिन साथ में ये भी तय करेगा कि कोई एक देश
देश अकेले दुनिया को बंधक नहीं बना सकेगा। इतिहास आगे बढ़ रहा है। सवाल सिर्फ ये है कि इस परिवर्तन में भारत जैसे देश कहाँ खड़े होंगे। ये विश्लेषण किसी एक देश का प्रचार नहीं है, न ये भविष्यवाणी है। ये ऐतिहासिक डेटा और वर्तमान प्रवृत्तियों का एक लॉजिकल तथ्य आधारित अध्ययन है। इसका आधार है पत्रकार और भू राजनीतिक विश्लेषक सौरवार आलम का मूल विश्लेषण, जो इस्तांबुल तुर्की से काम करते हैं। साथ ही इतिहासकार एल्फ्रेड मैकॉय के शोध, जो अपनी नई किताब कोल्ड वॉर ऑन 5 कॉन्टिनेंट्स में इन्हीं समानताओं का विश्लेषण करते हैं। इसके अलावा मिडल ईस्ट आई, एशिया टाइम्स, फेयर ऑब्जर्वर, कंसोर्शियम न्यूज़ और IMF के ऐतिहासिक दस्तावेज इस विश्लेषण की नींव हैं। ये समझना जरूरी है कि घटनाओं को समझने के लिए कम से कम 30 से 40 वर्षों का ऐतिहासिक संदर्भ आवश्यक है। एक अखबार की हेडलाइन इतिहास नहीं बनाती, बल्कि उन घटनाओं का एक दीर्घकालिक पैटर्न होता है जिसे देखने के लिए दूरी चाहिए। अगर आप इस तरह के गहन भू राजनीतिक विश्लेषण में रुचि रखते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो दुनिया को समझना चाहते हैं, खबरों से नहीं बल्कि इतिहास की रोशनी में। शुक्रिया।